तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इसी क्राइम तक कहानी में मैंने आपको चंबल की कहानियाँ सुनाई, कई डाकुओं की कहानी सुनाई, लेकिन एक जो कहते हैं कि चंबल में डाकुओं का जिसे राजा कहते हैं, द किंग ऑफ डकैट्स, उसकी कहानी अछूती रह गई थी, नहीं सुना पाया था। डाकू मलखान सिंह, चंबल का सबसे अमीर, सबसे रईस डाकू, चंबल का वो डाकू जिसके पास सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गन थे, चंबल का वो डाकू जो पुलिस जब मुठभेड़ होता तो अपने सरकारी वही पुराने बंदूकों से लड़ा करती, और मलखान के पास वो सारे नए हथियार जो विदेशों से आते थे, इटालियन दूरबीन हाथ में लिए रहना, जब चलना तो हाथ में एक लाउड स्पीकर लेकर चलना, ऐलान करते हुए। कहते हैं उसके गैंग में कम से कम 20 लोग तो ऐसे थे जो हर वक्त उसकी जान देने के लिए तैयार रहते थे, इतने वफादार थे। एक ऐसा डाकू जिसकी दहशत की वजह से आसपास के करीब 6-7 ज़िलों में रेप की वारदात कम हो गई थी, क्योंकि मलखान सिंह का साफ हुक्म था कि अगर उसके इलाके में उसे पता चल गया कि किसी ने किसी महिला या किसी लड़की के ऊपर बुरी नज़र डाली या उसका शोषण किया या उसके साथ रेप किया, तो फिर उसकी सज़ा एक है, चौराहे पर गोली मारना। तो कहते हैं उसकी दहशत की वजह से वाकई रेप की वारदात कम हो गई थी। कौन है ये मलखान सिंह, जिसे चंबल का डाकू का मतलब डाकुओं का सरदार कहा जाता है, द किंग ऑफ डकैट्स? मध्य प्रदेश में एक जगह है भिंड। ये भिंड वही इलाका है, पूरा बेल्ट है जहाँ से बहुत सारे डाकुओं की कहानी निकलती है। तो इसी भिंड इलाके में एक गांव है बिलाव गांव। बात 60-70 की है, 1960-70 की। इस बिलाव गांव पर एक पुरोहित परिवार का दबदबा हुआ करता था। पुरोहित परिवार पूरे गांव में ज़्यादातर ज़मीन उन्हीं की, एक तरह से राज भी उन्हीं का, हुक्म भी उन्हीं का। और ये पुरोहित परिवार इसलिए भी ताकतवर हुआ करता था क्योंकि इनमें से इसका एक रिश्तेदार उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री। तो मंत्री साहब का परिवार गांव की ज़्यादातर ज़मीन पर उनका कब्ज़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे वो गरीबों पे जुल्म भी ढाने लगे। तो इस पुरोहित परिवार के इस टॉर्चर से, इस ज़्यादती से परेशान बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का था। उस वक्त उसकी उम्र थी करीब 16 साल, मलखान नाम था। तो मलखान की दिक्कत ये नहीं थी कि बाकी सब पुरोहित परिवार क्या करता है। उस गांव में एक मंदिर, और उस मंदिर की बहुत बड़ी जगह थी, करीब 100 बीघा ज़मीन पर वो मंदिर था, और उस मंदिर की ज़मीन पर भी पुरोहित परिवार ने कब्जा कर रखा था। मलखान को लगता था कि भगवान और मंदिर, इन पे सभी का हक है, बराबर का हक है, तो इस मंदिर पर क्यों कब्जा एक परिवार का। तो इसको लेके मलखान थोड़ा सा बगावती तेवर रखता था। तो पुरोहित परिवार के खिलाफ यहीं से मलखान की एक लड़ाई शुरू होती है। उसने गांव वालों को एक तरह से जागरूक करना शुरू कर दिया कि ये मंदिर है, भगवान की जगह है, और ये पुरोहित परिवार के लोग इसकी आसपास की जगह पे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और उस वक्त वहाँ पे उस गांव में जो पुरोहित परिवार का मुखिया हुआ करता था, उसका नाम था कैलाश पंडित। तो कैलाश पंडित का दबदबा था, और कैलाश पंडित के इस कब्ज़े के खिलाफ मलखान ने अचानक आवाज़ उठानी शुरू की। तो जब मलखान ने आवाज़ उठानी शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया कि ये मंदिर की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, तो अब कैलाश पंडित को लगा कि ये बात धीरे धीरे गांव वालों तक पहुंचेगी, वो जागरूक होंगे तो गड़बड़ होगा। तो अब चूँकि पहुंच भी थी, पुरोहित परिवार की जो दबदबा था वहाँ पर, और उसके मुखिया कैलाश पंडित, तो पुलिस भी अपने ही पास थी एक तरह से, क्योंकि परिवार का एक सदस्य मंत्री था। तो कैलाश पंडित ने पुलिस से कहकर मलखान को उठवा दिया और कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो आप थोड़ा इसको देख लो। कैलाश पंडित को किसी झूठे मोटे मामले में पुलिस उठा कर ले जाती है, खूब पीटती है, पीटने के साथ साथ उसे समझाती भी है, और इसके बाद खैर उसे फिर छोड़ देती है। मलखान वापस आता है, लेकिन अब वो थोड़ा और ताकतवर हो गया। उसे लगा कि इसके साथ जुल्म हुआ क्योंकि उसने आवाज़ उठाई। वापस आने के बाद उसे लगता है कि इस जुल्म से बचने का एक ही तरीका है, क्यों ना इस पुरोहित परिवार के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ा जाए। और उस वक्त कैलाश पंडित वही चुनाव लड़ा करता। तो उसने सीधे सीधे ये फैसला किया कि पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, और मलखान ने पर्चा भर दिया। अब कैलाश पंडित को लगा कि ये क्या कर, पहले तो लोगों को उकसाया, अब चुनाव में भी सामने खड़ा हो रहा है, तो आगे चलकर और भी लोग खड़े हो सकते हैं। तो इस बार फिर कैलाश पंडित ने पुलिस से साथ सांठगांठ की, और उसके बाद चूँकि चाचा मंत्री थे कैलाश पंडित के, तो उसने पुलिस से कहा कि चंबल के कुछ डाकू, चूँकि भिंड के पास ही नज़दीक है, और उस वक्त एक गिरदरिया डाकू हुआ करता था, तो उसका नाम लिया कि उसके साथ मलखान की काफ़ी नज़दीकी है,
वो इस मुखबिर है इस गांव में रहते हुए और डाकुओं की मदद करता है चंबल के। तो ये झूठा एक केस बनाया, फिर से पुलिस आई, फिर से मलखान को उठाकर ले गई, फिर खूब पीटा वीटा, कुछ दिन था वो जेल में रहा। अब इसके बाद मलखान के घर पे इस दौरान में छापे वापे भी मारे गए, क्योंकि डाकुओं के साथ रिश्तेदारी की बात कर दी थी कैलाश पंडित ने। अब इन सारी चीज़ों के बाद जब वो वापस आया तो अभी वो सोच ही रहा था कि इसी दौरान में कैलाश पंडित को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो बाहर आए। उसने फिर पुलिस से साठगांठ की और एक अपने ही रिश्तेदार के कत्ल का इल्ज़ाम, पहली बार मर्डर का, मलखान पर लगा दिया। पुलिस एक मर्डर के इल्ज़ाम में पहली बार मलखान को पकड़ती है, जो कैलाश पंडित ने लिखवाया था। लेकिन अभी वो जेल जाता और ये सोच ही रहा होता कि तभी उसी दौरान मलखान से बदला लेने के बदले मलखान के एक दोस्त का कत्ल हो जाता है। ये बात जब मलखान को पता चलती जेल में, तब मलखान को पहली बार लगता है कि अब बहुत हुआ। वो तमाम लड़ाई लड़ रहा था गांव के मंदिर और उस ज़मीन को लेकर, लेकिन अब झूठा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगता जा रहा है और उसके अब दोस्त का भी कत्ल हो गया है। तो इसी के बाद मलखान ने कहा कि अब उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। वो जेल से निकलता है और निकलने के बाद अब वो कहता है कि इस पुरोहित परिवार से बदला लेना है और ये शराफत से तो होगा नहीं। अब चूंकि उसके ऊपर एक कत्ल का भी इल्ज़ाम था, तो उसमें ये भी है कि वो शायद पेशी के दौरान भागा दे वहाँ से, तो भाग के गांव भी नहीं आ सकता था। तो यूपी के अलग अलग शहरों में गया जहाँ पे कुछ रिश्तेदार रहते थे। फिर उसने अपने कुछ चचेरे भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये तय किया कि पुरोहित परिवार से बदला लेगा, और ख़ास तौर पर कैलाश पंडित से। और इसी के बाद उसने फिर चंबल का रुख किया। चंबल जाने के बाद इसने अपना छोटा मोटा एक गैंग बनाया। उस वक्त गैंग में ज़्यादातर इसके अपने रिश्तेदार और दोस्त थे, वो सारे नौजवान थे। और इसके बाद अब ये था कि बदला लेने के लिए तो हथियार चाहिए, हथियार कहाँ से लाए। तो चंबल जाने के बाद इन लोगों ने पहली बार किडनैपिंग, रैंसम वसूली, क्योंकि उससे पैसे कमाने थे और चंबल का ये था कि आप पकड़ यानी कि किडनैप करें। तो वहाँ किडनैपिंग विडनैपिंग शुरू कर दी। उससे कुछ पैसे आए तो हथियार खरीदे। हथियार खरीदने के बाद जब लगा कि इतने हथियार काफ़ी है, एक दिन मलखान ने अपने लोगों के साथ उसी गांव में घुसकर कैलाश पंडित, जिसकी वजह से उसे लगा था कि वो चंबल का उसको रुख करना पड़ा, वहाँ उसके ऊपर हमला कर देता है। 6 गोली लगने के बावजूद कैलाश पंडित बच जाता है, लेकिन एक दूसरा शख्स मारा जाता है। और इसके बाद अब मलखान वहाँ से निकलता है। अब उसे मालूम है कि एक ताकतवर शख्स के ऊपर हमला किया है, पुलिस ज़्यादा पीछे पड़ेगी। तब पुलिस वाकई उसके पीछे पड़ गई। एक मंत्री के रिश्तेदार पे गोली चली थी, एक शख्स मरा था। तब इसके बाद पुलिस लगातार मलखान को ढूंढ रही थी और मलखान के पास अब और कहीं जाने का रास्ता था नहीं। तब उसने कहा कि परमानेंट चंबल यानी बीहड़ को ही अपना ठिकाना बना लें। लेकिन उसे लगा कि ये सिर्फ मामूली हथियारों के बल पर वो यहाँ पे राज नहीं कर सकता। अब उसने इसके बाद आनन फानन में बहुत सारी किडनैपिंग शुरू कर दी। कहते हैं कि चंबल के इतिहास में इतने कम वक्त में किसी डाकू ने इतनी किडनैपिंग नहीं की होगी, बहुत सारे डाकुओं के गैंग ने मिलकर, जो अकेले मलखान ने कम वक्त में कर दिया, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था और उसे ये बात पता थी कि उसका अभी तक मेन दुश्मन बाकी है और ये बात उसे बहुत एक तरह से गुस्सा दिला रहा था। तो उसने बहुत सारे किडनैपिंग कर डाले और कहते हैं उससे लाखों रुपए कमाए। और अब तक उसकी अब टीम जो है करीब 100 लोगों की टीम हो गई थी। चंबल में बड़े कम डाकू ऐसे हुए जिनकी 90-100 लोगों की टीम हो, तो उसने कम से कम 90-100 लोगों की टीम बना ली। और अब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा पकड़ होने लगी कि लोग उन इलाकों में शाम को निकलते हुए बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे वाले, निकलते हुए डरने लगे, अपने बच्चों को निकालते वक्त डरने लगे। तो एक साथ 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में अब मलखान का दबदबा हो गया था। उसकी गैंग भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा, धौलपुर, इन सब जगहों पर एक्टिव थी, इन 5-6 जगहों पर खास तौर पर। अब जब इतनी सारी किडनैपिंग की तो फिर पैसे आए, पैसे का मकसद एक ही था। फिर चंबल का इकलौता और पहला डाकू मलखान सिंह बना, जिसने इन पैसों से कहा कि न सिर्फ अपनी बल्कि गैंग की जान बचानी है तो हथियार अच्छे होने चाहिए। और उसे देखा था एमपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश या यूपी पुलिस के पास किस तरीके के हथियार हैं। तो उसने सबसे पहले सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल मंगाई। अमेरिकन राइफल के अलावा इटालियन दूरबीन मंगाई, क्योंकि जो चंबल है वहाँ के ऊपर पहाड़ियों पे, पगडंडियों पे दूर से पुलिस की एक्टिविटीज़ या बाकी लोगों के ऊपर नज़र रख सके, तो उसने इटालियन दूरबीन मंगाई। इसके अलावा उसके पास AK-47 कार्बाइन जैसे हथियार थे और इधर पुलिस के पास वही पुराने बाबा आदम के ज़माने के हथियार थे। 3 हथियारों के आने के बाद अचानक मलखान का हौसला, मलखान के गैंग का हौसला बढ़ा और ये लोग अब बहुत ताकतवर हो गए। अब जैसे जैसे वो ताकतवर हो गए, मलखान का हर तरफ नाम होने लगा। तो उस वक्त भी चंबल में और भी बहुत सारे अलग अलग गैंग एक्टिव थे डाकुओं का। तो उन्हें जलन होने लगी मलखान से कि हम भी चंबल में हैं, लेकिन ये अभी अचानक आया और ये इतना बड़ा नाम हो गया, इसके लोगों से अब डरते हैं लोग नाम से और पैसे देते हैं।
तो कहते हैं कई बार आपस में डाकुओं की ही मुठभेड़ हो गई, मलखान गैंग और दूसरे डाकुओं से। लेकिन इस दौरान में हुआ ये कि मलखान ने अपने गैंग को एक साफ हुक्म दे रखा था कि चंबल के अंदर जितने भी बागी हैं, डाकुओं को वहाँ बागी ही कहते हैं, मलखान खुद को बागी कहलाना पसंद करता था, उसे कोई डाकू कहे तो गुस्सा आता था। तो उसने कहा जितने भी चंबल के अंदर और बागी गैंग एक्टिव हैं, अगर आमना सामना हो तो कभी उनको सर सीने पर गोली मत मारना, या तो उनके हाथ पर मारना या पैर पर मारना, मतलब उनकी जान नहीं लेनी है, क्योंकि वो हमारी तरह ही बागी हैं। तो ऐसे कई मुठभेड़ हुए, और इन मुठभेड़ों के बाद सामने वाला जो राइवल गैंग है वो घिर गया, लगभग जान जा सकती है, और उनको मौका मिला तो वो मलखान के गैंग को सीधे मार दें। लेकिन मलखान का हुक्म था, तो जितने भी राइवल गैंग थे उनके या तो हाथ या पैर पर गोली मारकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे ये बात पूरे चंबल के बाकी गैंग तक पहुंची, और यहीं से मलखान को लेकर अब दूसरे गैंग, जब तक उसे दुश्मन मान रहे थे, इज्जत बढ़नी शुरू हो गई कि नहीं, ये बंदा तो अपने लोगों की जान भी नहीं ले रहा, जबकि हम घिर चुके थे, मार सकता था। तो कहते हैं यही वो वक्त था जब उसको दस्यू किंग, यानी कि डाकुओं का राजा कहा जाने लगा, ये खिताब मिला। इसके बाद धीरे धीरे इनकाउंटर होने लगे, कई ऐसे, अब जब किडनैपिंग और ये ज़्यादा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी की पुलिस फोर्स लगातार लगी हुई, फिर एसटीएफ बनाई गई, लेकिन मलखान तक पहुंच नहीं बन पाई। बल्कि एक बार ऐसी एक मुठभेड़ में पुलिस के साथ एक पुलिस वाला मलखान गैंग के हाथ लग गया। बाकी इनकाउंटर के बाद सब पुलिस वाले फिर भाग गए, और मलखान के हाथ एक पुलिस वाला लग गया। और कहते हैं उस दिन दशहरे का दिन था, तो जब वो पुलिस वाला हाथ लगा तो बाकी गैंग के लोग ये थे कि ये पुलिस वाला ऐसे तो मारना ही मारना है, तो बस उस पुलिस वाले को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी मलखान आता और देखता है ये पुलिस वाला है, तो वो अपने गैंग के लोगों से कहता है इसको छोड़ दो, इसको घर जाने दो। तो टीम के लोग कहते हैं कि एक पुलिस वाला है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, वो उनको मौका मिलता तब तक हम लोगों को मार देते। बोला बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये एक पुलिस वाला है और आज दशहरा है, इसका भी घर परिवार है, बीवी बच्चे होंगे, अगर ये मर गया तो इसकी मौत की खबर सुनकर इसका पूरा परिवार मर जाएगा। तो त्यौहार का भी दिन है और इसकी एक मौत से इसके परिवार की भी मौत हो जाएगी, इसीलिए इसको छोड़ दो। कहते हैं कि वो पुलिस अफसर वहाँ से वापस उसको भेजा गया और वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने अपना ट्रांसफ़र ले लिया, सिर्फ इसलिए कि कल को अगर कोई और ऐसे ही ऑपरेशन मलखान के ख़िलाफ़ चलाया जाए तो वो नहीं चाहता था कि उस ऑपरेशन का हिस्सा बने। उसके मन में मलखान के लिए कहीं ना कहीं इज्जत आ गई थी, तो उसने ट्रांसफ़र ले लिया ताकि किसी और ऐसे ऑपरेशन में कभी शामिल ना हो। लेकिन इधर अब इतने सारे केस होने लगे कि पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा कि मलखान को पकड़ो। लेकिन मलखान धीरे धीरे पॉपुलर भी होता जा रहा है। उस ज़माने में फूलन देवी भी फिर आगे चलकर, जब एक गांव के 22 लोगों का कत्ल किया अपनी आबरू के बदले में, तो फूलन देवी भी पहुंची वहाँ। तो फूलन देवी भी मलखान को बहुत रिस्पेक्ट देती। और जो मलखान का अचानक नाम हुआ उसकी वजह ये थी कि मलखान ने अपने गैंग में एक साफ हुक्म पास कर रखा था कि अगर मेरे गैंग के किसी भी मेंबर ने कभी किसी महिला या लड़की की तरफ बुरी नज़र उठाकर देखी, या मैंने सुना कि उनके साथ ज़बरदस्ती की, तो फिर उसे सीधा चौराहे पर गोली मारेंगे, फिर चाहे वो मेरी गैंग का ही मेंबर क्यों ना हो। और उसके गैंग कैसे मेंबर थे कि जैसे 20 लोगों की ऐसी टीम थी जिसके एक इशारे पर मलखान के लिए जान दे सकते थे। तो जब भी ये बात पता चली तो चंबल के अंदर बाकी गैंग को भी पता चली, तो फूलन देवी तक की भी बात गई, तो उन लोगों की नज़र में मलखान की इज्जत और बढ़ गई। इधर दूसरा ये हुआ कि छिटपिट कुछ वारदात हुई, तो ऐसे कुछ लोगों को जो पता चला कि इसने महिला को छेड़ा है या उसके साथ ज़बरदस्ती की है, मलखान और मलखान के गैंग ने जाकर बाकायदा चौराहे पर गोली मारी। ये बात जब फैली, मीडिया में आई, उस वक्त अखबारों में, तो लोगों के अंदर एक दहशत फैल गई। खासतौर पर आसपास के 5-6 जैसे मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा, धौलपुर, ये वो इलाके थे, भिंड, यहाँ पर फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी महिला की तरफ बुरी नज़र उठाकर देखें। खुद मलखान के गैंग के लोग जब निकलते और कहीं किसी गांव में किसी महिला या लड़की से आमना सामना होता, तो इस गैंग की खासियत थी वो लोग नज़रें झुका कर रखते और उन महिलाओं के पैर छूकर आगे बढ़ जाते। तो जब ये बात पता चली तो फिर कई लोगों को सज़ा दी अपने हाथों से। हालांकि वो गलत है, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये मलखान का हुक्म था। और उसके बाद इन इलाकों में रेप की घटनाएं कम हो गई और ख़ुद पुलिस के पास ऐसी रिपोर्टें कम आने लगी। और कहते हैं कि ये दहशत या फिर डर का असर था मलखान के, जिसकी वजह से ये रेप की वारदात कम हुई। लेकिन अब मलखान एक डाकू था, लगातार केसेस बढ़ रहे थे, पुलिस के ऊपर फोर्स था, करीब 95 से ज़्यादा केसेस उसके ऊपर, किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जबरन वसूली, इन सब के दर्ज हो चुके थे। तो अब सरकार को भी लगा कि कुछ करना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, तीनों ही राज्य की सरहद पे वो एक्टिव था। तीनों सरकार भी परेशान थी। उस ज़माने की उसके ऊपर इनाम भी फिर रखना पड़ा मजबूरी में।
70,000, आज के ज़माने में करीब 6-7-8 लाख रुपए होंगे। तो 70,000 रुपये इनाम भी रखा। फिर 3 स्टेट को मिलाकर पहली बार एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाया गया जो सिर्फ मलखान के लिए। इसमें यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस फोर्स शामिल थी। इस स्पेशल टास्क फोर्स ने चंबल में हर जगह छान मारा मलखान को, गांव में अपने मुखबिरों के जाल बिछाए। लेकिन कहते हैं कि जो पूरा इलाका था, खासतौर पर ये जो 5 इलाका बार बार आपको बता रहा हूँ मैं, इन इलाकों में मलखान के चाहने वाले बहुत थे। कोई भी मलखान के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। और यही पुलिस और एसटीएफ की नाकामी थी कि मलखान की मूवमेंट, मलखान का गांव जाना, किसी शादी ब्याह में अटेंड करना, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन कोई खबर देने को तैयार नहीं था और मलखान के खिलाफ कोई मुखबरी करने को भी तैयार नहीं था। तो एसटीएफ लगातार महीनों लगी रही, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त थी, उसकी भी मदद थी एसटीएफ के साथ काम करने के लिए। जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन एसटीएफ की टीम मलखान तक नहीं पहुंची। इसी दौरान अब भी जिस वजह से मलखान बना था, उसका पहला दुश्मन कैलाश पंडित, तब तक जो पहले बार गोली चली वो बच गया, वो अभी तक हाथ नहीं आया था। आखिरकार लंबे वक्त के बाद फिर एक दिन मलखान को खबर मिली कि कैलाश पंडित गांव में आया हुआ है, उसी बिलाव गांव में। इसने अपने पूरे लोगों के साथ गांव पर धावा बोला और धावा बोलने के बाद कैलाश पंडित को गोली मारी। और इस तरीके से जिस दुश्मनी के चलते वो चंबल तक पहुंचा था, उस दुश्मन को इसने मार डाला। कैलाश पंडित की मौत के बाद एमपी में फिर हड़कंप मचा, क्योंकि कैलाश पंडित एक अच्छे खासे मतलब दबंग परिवार से। तो फिर ये वो सवाल उठा पुलिस पे, प्रशासन पे। तो उस वक्त अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इत्तेफाक की बात है, जब भी कोई बड़ा डाकू जिसने सरेंडर किया, वो शायद एक मुहिम स्कीम ही चल रही थी, जैसे फूलन देवी, तब भी अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तब कैलाश पंडित की मौत के बाद अब ये लगा कि मलखान सिंह तो इसलिए डाकू बना था, तो अब उसका मिशन तो पूरा हो गया, तो अब खत्म होना चाहिए। लेकिन उसका एक काम अब भी अधूरा रह गया था। 2 चीज़ों की वजह से उसने चंबल का रुख किया था। एक, कैलाश पंडित उस पुरोहित परिवार का वो मुखिया, जिसके आतंक की वजह से वो कई बार बेकसूर होते हुए जेल गया। और दूसरा, वो गांव का वो मंदिर 100 बीघा में जो था, जिसके ऊपर कब्जा कर रखा था, पुरोहित परिवार का कब्जा था। और मलखान चाहता था कि ज़मीन पूरे गांव वालों के हिसाब से हो, उनके लिए, मतलब ये सभी का हक हो इस पर। तो कैलाश पंडित को तो मार डाला, बदला पूरा कर लिया, लेकिन मंदिर का और ज़मीन का मसला अभी हल नहीं हुआ था। इत्तेफाक से इसी दौरान मलखान चूँकि इतना ज़्यादा चंबल का सबसे बड़ा डाकू, किंग ऑफ डाकू हो गया था, तो बहुत सारे मीडिया की भी नज़र थी। तो कुछ अखबार, उस वक्त टीवी न्यूज़ चैनल इतना था नहीं, तो कुछ अखबार के रिपोर्टर उस ज़माने में मलखान की तस्वीरें लेने, इंटरव्यू लेने के लिए अपने अपने सोर्सेस के ज़रिए चंबल पहुंचते हैं। और उसमें खासतौर पर 3 जर्नलिस्ट थे। वहाँ जाकर मुलाकात की, बात की, उसके बाद वापस आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। फिर इसी दौरान उन्हें पता चला इस मंदिर और ज़मीन के बारे में, उन्होंने सवाल किया था। तो सरकार तक ये बात पहुँचती है कि मलखान का मेन दुश्मन तो मारा गया, लेकिन वो ज़मीन का विवाद अब भी कायम है। और जब तक ज़मीन का विवाद कायम है, मलखान मतलब हथियार नहीं डालेगा। तो अब इन तीनों पत्रकारों के ज़रिए ये मीडिएटर बने और एमपी सरकार ने फिर बात की मलखान से। और इसमें उस वक्त सेंट्रल केंद्र में सरकार जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी से भी सहमति ली गई। उसके बाद इन 3 जर्नलिस्ट के ज़रिए मलखान तक संदेश पहुंचाया गया। मलखान ने कहा कि ठीक है, अगर वो जो गांव की ज़मीन है, अगर वो 100 बीघा ज़मीन पुरोहित परिवार के कब्ज़े से आज़ाद करा दिया जाए, तो मैं सरेंडर के बारे में सोच सकता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से उसी दौरान में एक एसएसपी भी आए थे, जो बहुत सारे डाकुओं का इनकाउंटर चल रहा था। और इसी दौरान में ये 3 जर्नलिस्ट सरकार से बात कर रहे थे। तो जब ये 100 बीघा ज़मीन के बारे में जो मंदिर की बात थी, और उसमें ये भी नहीं था कि मलखान चाहता था कि वो ज़मीन उसके नाम पे हो, वो चाहता था सिर्फ पुरोहित परिवार से मुक्त करा दिया जाए और उसका गांव वालों का अधिकार हो उस पर। तो इन 3 जर्नलिस्ट के ज़रिए मलखान से बातचीत होती रही। इंदिरा गांधी ने भी सहमति दे दी और आखिरकार अर्जुन सिंह ने फिर ये बात मान ली। उन्होंने सारी ज़मीन के बारे में जो तफ्तीश थी, जाँच कराई और फिर पाया कि हाँ, इस पर गलत तरीके से कब्ज़ा हुआ है। तो मलखान की इस बात को कि पुरोहित परिवार के कब्ज़े से ज़मीन को छुड़ाया जाएगा, ये मैसेज दिया गया और कहा गया कि अब ये ज़मीन उनके कब्ज़े से ले लिया गया है। जब ये बात पहुंची मलखान तक, तो मलखान ने कहा कि ठीक है, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। 15 जून 1982, 15 जून 1982, यही वो तारीख़ थी जो तय हुई कि मलखान अपनी पूरी गैंग के साथ वो हथियार डालेगा। इसके बाद कहते हैं उस दिन मलखान सिंह पहले माता दुर्गा की मूर्ति के सामने गया, वहाँ उसने अपने हथियार रखे, पूजा किया और फिर
एक मैदान में उसके आत्मसमर्पण का, ये सरेंडर का पूरा वो रखा गया था, जिसमें अर्जुन सिंह खुद थे मुख्यमंत्री। ये सुनकर कि मलखान सिंह यहाँ आने वाला है, सरेंडर करने के लिए आने वाला है, कहते हैं करीब 35,000 के आसपास भीड़ वहाँ पहुँच चुकी थी। पूरे ग्राउंड में भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल काम हो गया था। उनमें से ऐसे न जाने बहुत सारे पुलिस वाले थे जो खुद एक झलक मलखान की देखना चाहते थे। तो करीब 30-35 हज़ार की भीड़ की मौजूदगी में मलखान के तमाम गैंग मेंबर ने एक एक करके वो सोफिस्टिकेटेड, वो उस वक्त के आधुनिक हथियार रखे और फिर अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया। इस सरेंडर से पहले मलखान सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी। एक ये कि उसे या उसके गैंग के किसी भी मेंबर को अब तक किए गए उसके किसी भी जुर्म के लिए सजाए मौत नहीं दी जाएगी। बाकी आप मुकदमा चलाओ जो भी है, लेकिन आप फांसी की सज़ा नहीं दोगे और उनके परिवार को तंग नहीं करोगे। ऐसी कुछ और शर्तें थी। इसके बाद इन शर्तों को माना गया। इन लोगों के सरेंडर के बाद इन सभी लोगों को कुछ दिनों तक वहाँ एक ओपन जेल में रखा गया और फिर जो करीब 94 केस थे, वो केस का मुकदमे की शुरुआत हुई। लेकिन चूंकि उस वक्त एक चल रहा था कि एक सुधार कार्यक्रम, तो इसमें बहुत सारे में तो ज़्यादातर केस में कोई गवाही नहीं आया, सबूत तो थे ही नहीं। तो करीब 6 साल तक जेल में रहने के बाद 1982 में ये हुआ था और 89 में मलखान जेल से रिहा हो गया। करीब 6 साल टोटल जेल में रहा। जेल से रिहाई के बाद वो बाहर आया, फिर वो अपने परिवार के साथ रहा। फिर उसने धीरे धीरे राजनीति का रुख किया। उसने चुनाव भी लड़ा, हालांकि हारा। और अभी जिस गांव से ये पूरी दुश्मनी की बुनियाद शुरू हुई थी, ये कहानी अभी ताज़ा उसी गांव पर आकर ख़त्म हो रही है। वो इसलिए कि इस गांव को पुरोहित परिवार के कब्ज़े से मुक्त कराना, गांव की 100 बीघा ज़मीन को आज़ाद कराना, ये लक्ष्य था मलखान का। और ज़मीन आज़ाद हो गई। पुरोहित परिवार का जो उस वक्त कैलाश पंडित, उसको खुद ही मलखान ने मारा। और अब उस गांव की मुखिया, सरपंच, मलखान की बीवी, वो भी निर्विरोध, यानी कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ लड़ने के लिए। और मलखान ने ये वादा किया, मलखान इस वक्त अभी भी वहीं है, और कि वो इस गांव का पूरा नक्शा बदल कर रख देगा और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सड़क से लेकर पानी, हर चीज़ इस गांव की बेहतर होगी। तो मलखान की पत्नी इस वक्त सरपंच इस गांव की। तो ये थी कहानी। तो कहानी का सिलसिला खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज भव्या का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भव्या। और ये निखिल प्राशर ने भेजा है। इसके अलावा अमृत वर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमृत। और विकास वर्मा ने भेजा है, विकास वर्मा जी के बेटे हैं अमित वर्मा। इसके अलावा भूपेंद्र कौर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भूपेंद्र जी। और ये गगनदीप सिंह जी की मदर हैं और 24 को इनका था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही गौरव यादव ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा साहिबजीत सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। नवनीत भाई रे टोरंटो से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। प्राची झा, थैंक यू सो मच प्राची। इन्होंने कहा कि ये डिस्कवरी देख रही थी, उसमें कहीं मैं इनको दिखाई दे गया। वो सीरीज़ इंडियन मुजाहिदीन पे एक बनी है शायद, बट थैंक यू। इसके अलावा सामर्थ्य सिंह, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अंशुली श्रेया एक कहानी की फरमाइश की है। आदित्य पाल, इसके अलावा हासिब तरीन, ये जर्मनी में रहते हैं। इन्होंने कहा कि आप पठान देखिए, देखकर मुझे बताइए। तो अभी कहाँ छुट्टी, कहाँ जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखूंगा, बट अभी से कुछ पता नहीं है। इसके अलावा सुयोग मास्कर, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। एडवोकेट पारस श्याम शिंदे, एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है और साथ ही इन्होंने जो कहा है मैं ज़रूर करूँगा। साथ ही पायल कुशवाहा, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा PR रेड्डी, साथ ही नक्श, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। और नयन वसावा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।